हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विद अर्नब। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेरा 1.5 साल का 1.5 इयर्स का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जॉब एक्सपीरियंस कैसा रहा और मेरा रिव्यू कैसा है, मेरा सेटिस्फेक्शन कैसा है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं हूं अर्नब मुजुमदार, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 262 इन CGL 2022। बाकी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने कुछ ही देर पहले CGL 2024 का टीयर 2 का कट ऑफ वीडियो भी बनाया है, और ट्रेनिंग का भी मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का भी वीडियो बनाया है। आप जाके वो सब देख सकते हो। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ये मेरा फेसबुक आईडी है, ये इंस्टा आईडी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जस्ट दिखा रहा हूँ कि हम लोगों का ट्रेनिंग बहुत बढ़िया हुआ। 3 महीने का ट्रेनिंग था। ट्रेनिंग में हम लोगों को ये दिया गया है, ये बैज। तो आप ट्रेनिंग का वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना। उसके बाद ये पहन के आप देख सकते हैं, बढ़िया लग रहा है। ये बैच पहन के यहाँ पे जो शर्ट का पॉकेट है वहाँ पे लगाया जाता है इसको। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, एक्सपीरियंस वीडियो। देखिए, पहला क्वेरी आप लोगों को बहुत दिनों से है कि पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र। देखिए, जब आपका सिलेक्शन होता है कोई भी जोन में, तो आपका जोन का तो सिलेक्शन हो गया। जैसे मैंने मेरा वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम जोन में सिलेक्शन हुआ है। मैंने मतलब चूज़ किया है, रैंक वाइज आपको पोस्ट मिलता है। चॉइस करना, 18 जोन है, तो आप किस जोन में जाना चाहते हैं वो आपके रैंक वाइज मिलता है। तो मुझे अपने रैंक के अकॉर्डिंग और मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल मिला है। किसी को मुंबई मिलेगा, किसी को दिल्ली मिलेगा। ठीक है। तो पोस्टिंग होने के बाद जितना मुझे मालूम है, दिल्ली रीजन में आपको में प्रॉपर दिल्ली मतलब एकदम एक सिटी वाला दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगा। मुंबई में भी शायद वैसा ही है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली में आपको एकदम प्रॉपर दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल जैसे हमारे इधर आपको पूरा वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड अंडमान, ये तीनों जगह में आपको पोस्टिंग मिलता है, मतलब मिलने के चांसेस है। लेकिन आपको पोस्टिंग आपका वेस्ट बंगाल में ज्वाइनिंग होने के बाद हेडक्वार्टर से आपका प्रेफरेंस मांगा जाता है। प्रेफरेंस मांगेंगे, और आपको लगभग फर्स्ट 3 to 5 प्रेफरेंसेस के अंदर ही आपको स्टेशन अलॉट किया जाता है। किसी को कोलकाता चाहिए तो कोलकाता दिया जाता है, कोलकाता में वैकेंसी ज़्यादा रहता है। कोलकाता बहुत सारे लोगों को हमारे बैच में मिला है, और कोलकाता मिलने के चांसेस हाई रहते हैं। जो लोग कोलकाता का प्रॉपर कोलकाता में रहते हैं, उनका कोलकाता पोस्टिंग चांसेस बढ़िया रहता है। और जो लोग थोड़ा मफुसिल ऑफिस में काम करना चाहते हैं, अब मफुसिल में घर है, तो वो सब छोटा ऑफिस में भी उन लोगों को पोस्टिंग मिलता है, अगर वो प्रेफर करते हैं। तो जैसा भी हो, एकदम ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ चाहिए तो यहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, कभी भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। तो फर्स्ट 3 to 5 आप चॉइसेस जो देते हैं, भरते हैं, फिल करते हैं फॉर्म ज्वाइनिंग के बाद, वो फर्स्ट 3 to 5 चॉइसेस के अंदर ही आपको दिया जाता है। किसी किसी को फर्स्ट चॉइस भी मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर ट्रांसफर्स के बारे में जब बोलूँ, ट्रांसफर्स होते हैं 22 मंथ्स, मार्च एंड में, मतलब सोचिए मार्च 2024 हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल में AGT बोलता है उसको, एनुअल जनरल ट्रांसफर। तो एनुअल जनरल ट्रांसफर का फॉर्म निकलेगा मार्च 2025 के बाद। तो उसके देखा जाता है मार्च 2025 के बाद किन लोगों का 22 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों का कंप्लीट हो चुका है वो ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। वो ट्रांसफर्स के लिए अप्लाई करेंगे कि मुझे यहाँ से उठा लीजिए आप दूसरे स्टेशन में, मेरा प्रेफरेंस ये है। वहाँ पे भी प्रेफरेंस मांगते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस मांगेंगे तो दूसरा स्टेशन में आपको पोस्टिंग के लिए बोलेंगे, वो वहाँ पे भी 1 से 3 प्रेफरेंसेस के अंदर ही आपको अलॉट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। और एक स्टेशन में आप मुझे जितना मालूम हुआ है, इन 1 1.5 साल में आप 5 से 6 साल, 5 to 6 years आप रह सकते हैं, मैंने जितना देखा है। ठीक है, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं श्योरली नहीं बोल सकता, लेकिन लोग ने 5 to 6 years एक स्टेशन में रह सकते हैं। उसके बाद फिर उनको उठा लिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे भी चॉइस दिया जाता है कि आप चॉइस प्रेफरेंस फिल कीजिए, नेक्स्ट AGT में आपको यहाँ से उठा लिया जाएगा। तो एनुअल जनरल ट्रांसफर में वहाँ पे भी फॉर्म रहता है, वहाँ पे भी आप 1 से 3 प्रेफरेंस देते हैं। तो उस प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही फिर आपको 5 6 साल बाद भी आपका प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ही आपको चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं कि जनरली ये जनरल रूल्स है,
हो सकता है आपका ऑफिस का ज़रूरत हो तो आपको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दिया जाता है सेम जोन में, हो सकता है, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। आपको प्रेफरेंस मांगा जाता है और आपको फर्स्ट 3 प्रेफरेंसेस के अंदर ही आसपास लगभग आसपास मतलब नियर बाई डिस्ट्रिक्ट वगैरह में आपका पोस्टिंग मतलब ट्रांसफर हो जाता है 5-6 ईयर्स के बाद, एक जगह 5-6 ईयर्स अपने फेवरेट जगह में रहने के बाद। फिर आपका वहाँ पे 2-3 ईयर्स हो जाएगा, फिर आप अप्लाई करेंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो अगर पॉसिबल हो तो फिर आपको ट्रांसफ़र दे दिया जाएगा। ऐसे करके मतलब दूसरा जगह पे 2 ईयर्स और अपने फेवरेट जगह पे 5-6 ईयर्स ऐसा करके पोस्टिंग होता है। उसके बाद रोटेशन चलता रहता है, ठीक है? ऐसे रोटेशन चलता रहेगा। फिर आते हैं, होपफुली आई हैव क्लियर्ड ऑल द डाउट्स। ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो बहुत ही बढ़िया हुआ। ट्रेनिंग ऐसा नहीं कि जॉब लगने के बाद ही आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है जॉब मतलब ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद आपका ट्रेनिंग लिस्ट में नाम आया तो ट्रेनिंग करेंगे। ऐसा भी हो सकता है जॉब लगने के बाद, जॉब करने के बाद 1-1.5 साल बाद भी आपका ट्रेनिंग में नाम आएगा तो ट्रेनिंग करना होगा। ऐसा नहीं है एकदम शुरू में ही होगा, ऐसा भी हो सकता है 1-1.5 साल बाद ट्रेनिंग आपका है। जिस जैसे आपका नॉमिनेशन होगा वैसे आपका ट्रेनिंग में आपको बुलाया जाएगा। तो 3-4 महीने का ट्रेनिंग होता है, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग होता है। बहुत सारे गेस्ट फैकल्टीज रहते हैं, इंडस्ट्री विजिट में ले जाते हैं, उसके बहुत सारे लैब वगैरह दिखाते हैं, सर्च कैसे करना पड़ता है, मॉक सर्च एंड सीजर मतलब रेड जिसको बोलते हैं मॉक मॉक में उसका उसका भी ट्रेनिंग दिया जाता है। बहुत मज़े किए हम लोगों ने ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग का वीडियो आप ज़रूर देखिए, ट्रेनिंग का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, फुल ट्रेनिंग का वीडियो मैंने कवर किया है। नेशनल एकेडमी ऑफ डायरेक्ट एक्सेस में ट्रेनिंग होता है। फिर वर्किंग आवर्स देखिए, वर्किंग आवर्स तो जो है 9:30 से 6 बजे तक वर्किंग आवर्स है, ठीक है। तो बाकी आप समझ सकते हैं 9:30 से 6 बजे ऑफिस टाइमिंग है, तो लोग आते हैं, ठीक ही है, ज़्यादा मैं कमेंट नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्कलोड एंड वैरायटी ऑफ वर्क देखिए, इनकम टैक्स में मैंने जितना देखा है वैरायटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स नेचर का यहाँ पे वर्क वर्क है। मतलब आप सीखते ही जाओगे, आपका पोस्टिंग इधर है 2 ईयर्स हो गया, फिर दूसरी जगह 2 ईयर्स हो जाएगा, मतलब इस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस दूसरे जगह में कम काम में आएगा, क्योंकि वो डिफरेंट सेक्शन है, हर एक सेक्शन का काम अलग अलग है, अलग अलग टाइप का है, सेक्शंस अलग है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शंस है, एक्ट है, वो सब अलग है, तो सारे के सारे चीज का प्रोफाइल अलग है, टाइप अलग है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ वर्क देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप बोरिंग काम करते रहोगे। ऐसा हो सकता है कोई बोरिंग सेक्शन में आपका पोस्टिंग हुआ, लेकिन वो 2 साल के लिए 3 साल के, फिर आपका जब पोस्टिंग बदलेगा, आप कोई एक्साइटिंग या कोई थोड़ा अलग टाइप का काम करने के लिए अलग सेक्शन में आप ज्वाइन करोगे। तो ये सब है, तो वर्कलोड देखिए सेक्शन टू सेक्शन डिपेंड करता है। मैं जियोलॉजिकल सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में भी था, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में असिस्टेंट था, तो सभी जगह देखा कि सेक्शन टू सेक्शन वर्कलोड वेरी 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 करता है, ठीक है। तो मेरा वर्कलोड कैसा है मैं भी वो भी बताऊंगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ पोस्टिंग देखिए, कहाँ का आपको पोस्टिंग मिलता है, जितना मुझे याद आ रहा है अभी फिलहाल वीडियो बनाने के टाइम में, टीडीएस में पोस्टिंग होता है, ठीक है। असेसमेंट यूनिट में पोस्टिंग होता है, वेरिफिकेशन यूनिट में पोस्टिंग होता है, रिव्यू यूनिट है, टेक्निकल यूनिट है। ये असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, रिव्यू यूनिट और टेक्निकल यूनिट, ये सारे मिलके असेसमेंट करते हैं, फेसलेस असेसमेंट यूनिट बोलते हैं इसको, चारों को मिला के फेसलेस बोलते हैं। तो ये टीडीएस हो गया, उसके बाद असेसमेंट, वेरिफिकेशन, रिव्यू, टेक्निकल, ये चार ही हो गया, टोटल टोटल हो गया 5, टीडीएस और ये चार। फिर जाओ में पोस्टिंग होता है, जाओ मतलब जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, तो इसमें ही मेरा पोस्टिंग है। असेसमेंट होने के बाद जो भी काम होता है, जो भी काम झमेला का काम, लिटिगेशन का काम, जो भी हो, वो उसको जाओ बोलते हैं, जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर, उसमें ही पोस्टिंग है। उसके अंदर आता है वार्ड, आता है सर्किल, आता है रेंज, आता है पीसीआईटी ऑफिस आता है, ठीक है, ये सब आता है। फिर सीआईटी अपील है, उसमें पोस्टिंग होता है, आईटीएटी है, उसमें पोस्टिंग होता है, टीआरओ टैक्स रिकवरी ऑफिसर, उसके अंडर में पोस्टिंग होता है, और इन्वेस्टिगेशन विंग जो रेड करते हैं, सर्च एंड सीजर जो करते हैं, वो तो है ही इन्वेस्टिगेशन विंग। तो इतने सारे वैरायटी ऑफ पोस्टिंग आपको देखने मिलेंगे, और भी शायद है, मुझे इतना अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है मुझे जानकारी नहीं है, इतना डाइवर्स है। और आपको मैं क्लियरली बोल दूं, इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टिंग दिया जाता है। ऐसा भी हो सकता है आपका ज्वाइनिंग के तुरंत बाद आपको इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टिंग दिया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही दिया जाता है।
ऐसा नहीं है। और इंस्पेक्टर लोगों का बहुत ही काम है इन्वेस्टिगेशन विंग में, और इंस्पेक्टर लोगों ही सारा का सारा मैक्सिमम चीज संभालना पड़ता है। तो इन्वेस्टिगेशन विंग सबसे डिफिकल्ट, सबसे चैलेंजिंग और सबसे वर्कलोड वाला सेक्शन आप बोल सकते हो, इन्वेस्टिगेशन विंग। ठीक है, वहाँ पे बहुत देर तक काम करना पड़ता है, वर्कलोड है, और फिजिकल मतलब स्ट्रेस भी है, मेंटल स्ट्रेस भी है, और एंजॉय भी है, एकदम एंजॉय भी है। तो और बहुत एक्सपोजर मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिल सकता है। तो जिन लोगों का इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टिंग होता है, सिर्फ मैक्सिमम टाइम में वही सर्च एंड सीजर में जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा बड़ा जगह में सर्च होता है, तब जाके रिक्विजिशन लेके दूसरा जगह का इंस्पेक्टर को भी इन्वेस्टिगे सर्च में बुलाया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैन पावर की तरफ से। तो मैंने ऐसे एक रेड में, एक सर्च एंड सीजर में अटेंड किया था। उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास सिर्फ एक ही, क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टिंग नहीं है, मैं जाओ में पोस्टिंग हूँ। तो इसीलिए जब ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत हुआ तो इधर उधर से इंस्पेक्टर लोगों का बुलाया गया सर्च करने के लिए, सर्च के में जाने के लिए। तो उसमें मेरा नाम है, तो ऐसे एक सर्च में मैं गया हूँ। बाकी जो लोग का इन्वेस्टिगेशन में पोस्टिंग है, सिर्फ वही लोग इन्वेस्टिगेशन में मतलब सर्च में जाते हैं। फिर जैसे बहुत सारा हल्का सेक्शन भी है, जैसे टीडीएस में थोड़ा काम कम रहता है। तो सेक्शन टू सेक्शन पूरा वैरी करता है। ठीक है, जाओ में वर्कलोड अच्छा है, ठीक ठाक है। अ, उसके बाद मेरा कैसा पोस्टिंग है, मुझे क्या क्या काम करना पड़ता है जाओ में। मेरा जाओ में पोस्टिंग है, तो उसके बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगा डिटेल्स में। पोस्टिंग अंडर डिफरेंट ऑफिसर्स, देखिए आपको आईटीओ, इनकम टैक्स ऑफिसर के अंडर पोस्टिंग हो सकता है। जनरली वार्ड में इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं, और उनके अंडर में आईटीआई रहते हैं। और जनरली सर्कल जो होता है, सर्कल में एसीआईटी और डीसीआईटी रहते हैं, उसके अंडर आईटीआई पोस्टिंग रहता है। ऐसा नहीं है आईटीआई मतलब आईटीओ के अंडर पोस्टिंग रहेगा, ऐसा नहीं है। आईटीआई, डीसीआईटी, एसीआईटी के भी अंदर डायरेक्ट पोस्टिंग हो सकता है। फिर अगर आपका रेंज में पोस्टिंग हुआ, तो रेंज में जेसीआईटी और एडिशनल सीआईटी, और भी ऊपर लेवल का ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के आप इंस्पेक्टर बनोगे डायरेक्ट। ठीक है, मतलब जेसीआईटी और एडिशनल सीआईटी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे, बीच में कोई आईटीओ या एसीडीसी नहीं रहेगा। तो रेंज का इंस्पेक्टर आप बनोगे, तो आपका बॉस होगा जेसीआईटी और एडिशनल सीआईटी। फिर आपका पीसीआईटी ऑफिस में पोस्टिंग होगा, तो आपका बॉस होंगे पीसीआईटी सर। तो ऐसे करके होता है। तो जनरली वार्ड में आईटीओ रहते हैं, और बाकी सर्कल वगैरह जो जाओ होता है, सर्कल जाओ मतलब सर्कल और वार्ड ये सब होता है। और टीडीएस में भी वार्ड रहता है। तो वार्ड में आईटीओ रहते हैं, और सर्कल में जनरली एसी और डीसी को दिया जाता है, ऐसे मतलब ऑफिसर के तौर से। फिर वर्क ऑफ आईटीआई, सीनियर टीए, टीए एंड एमटीएस। देखिए आईटीआई और सीनियर टीआई मैक्सिमम काम करते हैं, ये बात सही है कि मैक्सिमम जो काम और वर्कलोड है वो आईटीआई इंस्पेक्टर और सीनियर टीआई करते हैं। जो सिस्टम का काम रहता है, कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर का काम रहता है, मतलब जिस एप्लीकेशन के मीडियम से हम लोग काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो इनकम इंस्पेक्टर और सीनियर टीए को ही देखना पड़ता है। सारा का सारा ड्राफ्टिंग वगैरह, रिपोर्ट बनाना, सब इनका इंस्पेक्टर और सीनियर टीए को ही करना पड़ता है। और टीए और एमटीएस आपका हेल्प करने के लिए रहते हैं। टीए और एमटीएस आपका फाइल फोल्डर ठीक ठाक जगह पे रखने के लिए, और फोल्डर निकालने के लिए, फिर आपका प्रिंट स्कैन करने के लिए, और टाइपिंग वगैरह के लिए। और इंस्पेक्टर और सीनियर टीए को हेल्प करने के लिए टीए और एमटीएस का बहुत ज़रूरत होता है, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन काम है, रिपोर्ट बनाना, ड्राफ्टिंग करना, ऑर्डर का ड्राफ्टिंग करना, और रिफंड देना, जो भी हो, जो भी काम होता है, एक्चुअल काम होता है, उसका जो ड्राफ्टिंग, जो ग्राउंड लेवल का काम होता है, वो इंस्पेक्टर और सीनियर टीए मिलके ही करते हैं। ठीक है, और टीए और एमटीएस उन लोगों को हेल्प करते हैं। और फोल्डर वगैरह का वो जिम्मेदारी लेते हैं, फोल्डर कहाँ पे कैसे रखना है। फिर चार्ट बनाना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपिंग वगैरह, ये सब के लिए हेल्प करने के लिए वो लोग रहते हैं। और बाकी तो आप कोई भी किसी का काम कर सकता है, क्योंकि एक ही सेम एग्जाम, सीजीएल एग्जाम देके आप इंस्पेक्टर बन रहे हो, कोई कुछ मार्क्स के लिए टीए बन रहा है। तो ऐसा कोई कुछ नहीं है कि इंस्पेक्टर का काम टीए नहीं कर पाएगा, या टीए का काम इंस्पेक्टर नहीं कर पाएगा। तो सब मिलजुल के काम करते हैं। कोई विरोध नहीं है इसमें, सब सबका काम देखते हैं। क्योंकि काम होना चाहिए डिपार्टमेंट में, क्योंकि काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो कोई अगर एब्सेंट है तो उसका काम भी करना पड़ता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हाँ, अब मैं वर्क एज़ जावा इंस्पेक्टर, ठीक है? वर्क एज़ जावा इंस्पेक्टर मैं अपना बारे में बता रहा हूँ कि मुझे जावा में पोस्टिंग है जुरिसडिक्शन असेसिंग ऑफिसर में वाडिया सर्किल में, वहाँ पे इंस्पेक्टर हूँ। उसका उसमें मुझे क्या करना पड़ता है? देखिए, पहले तो असेसमेंट होता है, फेसलेस में असेसमेंट का स्क्रूटिनी में सिलेक्शन होता है, फिर आपका असेसमेंट हो जाता है, ठीक है? कि आपने टैक्स ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, आपने ये छुपाया है, ये सब करके असेसमेंट हो जाता है, ठीक है? ये बिल्कुल फेसलेस है। मतलब बंगाल का होता है, गुजरात में गुजरात का होता है, दिल्ली में कहीं कहीं का कहीं पे हो गया, ठीक है? तो असेसमेंट हो गया। उसके बाद जो काम होता है, अब एसएससी जाएगा अपील में, तो एसएससी जाएगा सीआईटी अपील में, उसके बाद उसको चैलेंज, अगर उसके फेवर में नहीं आया वो चैलेंज करेगा आईटीएटी में, उसके फेवर में नहीं आया तो हाई कोर्ट में जाएगा, ऐसे करके जाना पड़ता है। तो हम लोग को एएसआर बनाना पड़ता है, अपील स्क्रूटिनी रिपोर्ट, कि एसएससी ने अपील किया था और सीआईटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया है या उसको अलाउ कर दिया है, तो हमें फर्दर क्या करना चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट होता है, पूरा डिटेल्स लिख के, फैक्ट्स ऑफ द केस लिख के, उसके बाद क्या कमेंट की मुझे, हम लोग डिपार्टमेंट को फर्दर उसके खिलाफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये सब वगैरह लिख के एक डिटेल्ड रिपोर्ट होता है, उसको एएसआर बोलते हैं, अपील स्क्रूटिनी रिपोर्ट। वो बनाना इंस्पेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है जाओ में, ठीक है? मैं अपना बात कर रहा हूँ, दूसरे सेक्शन का मुझे उतना आइडिया नहीं है कि एग्जैक्ट क्या काम करना पड़ता है। वो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया। उसके बाद डिमांड रिकवरी, जो डिमांड रेज होता है असेसमेंट के बाद, जो डिमांड एसएससी को पैसा देना पड़ता है डिमांड रिकवरी, तो उसके लिए उसको नोटिस भेजना और बार बार बोलना, नोटिस भेजना कि आप डिमांड अपना क्लियर कर दो, ये सब। फिर अपील, अगर एसएससी को छूट मिल गया असेसमेंट में, उसको कोर्ट में जाके रिलीफ मिल गया, तो उसको उसका मतलब जो हिस्सा है उसका जो रिफंड होगा, तो उसको रिफंड इनिशिएट करना पड़ता है सिस्टम से। फिर ऑडिट वाला आता है सीएजी से ऑडिट करने कि हमारे कितने असेसमेंट हुआ, और कितना कहाँ किसका टैक्स लिया, किसका टैक्स ठीक ठाक हुआ या नहीं, ज़्यादा टैक्स ले लिया या कम टैक्स ले लिया, ये सब ऑडिट होता है, उसको देखना पड़ता है। तो उसके बाद पैन ट्रांसफ़र का कुछ रिक्वेस्ट आता है, वो पैन ट्रांसफ़र के लिए भी सिस्टम में करना पड़ता है। फिर इंक्वायरी में जाना पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ असेसमेंट, फेसलेस में भी होता है एक दो केस, मतलब कुछ केस, एक दो नहीं, कुछ केस ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि सिस्टम से कि आप ग्राउंड लेवल में असेसमेंट कीजिए, मतलब अपने आप असेसमेंट कीजिए, तो जो जो फेसलेस में नहीं होगा, ठीक है? कुछ कारण में कुछ इशू के लिए वो फेसलेस में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कुछ केस आते हैं जो कि हम लोगों को खुद को करना पड़ता है। असेसिंग ऑफिसर जो रहते हैं आईटीओ वार्ड का, आईटीओ सर्कल का एसी और डीसी, इनको ऊपर जिम्मेदारी रहता है कि असेसमेंट करने के लिए वो फिर एसएससी को नोटिस भेजना पड़ता है, हम लोग के इंस्पेक्टर को भेजेंगे इंक्वायरी करने कि आप देख देख क्या उसका बिजनेस क्या है, फैक्ट्री है, घर है, क्या है, क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है। आप बैंक में भी जा सकते हो, अगर उसका बैंक से कुछ अमाउंट का इधर उधर हुआ है, आप बैंक में जाओगे, बैंक में नोटिस सर्व करोगे कि इसका डिटेल्स दो, इसका बैंक स्टेटमेंट दो, इसका कितना ट्रांजैक्शन हुआ है। आप बैंक में जाओगे, उसका फैक्ट्री में जाओगे, बिजनेस प्रेमिसेस में जाओगे, दुकान में जाओगे, आप इंक्वायरी करोगे, डिटेल्ड इंक्वायरी करोगे, और देख के आओगे कि एसएससी क्या करता है, और उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आओगे, तो ये इंक्वायरी है, ठीक है? और कुछ नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस एसएससी को नोटिस सर्विस करना पड़ेगा, तो इंस्पेक्टर जाओगे आप नोटिस सर्व करने के लिए। अगर दूर जाना पड़ता है असेसमेंट में, थोड़ा दूर जाना पड़ता है असेसमेंट नहीं, सॉरी, इंक्वायरी में और नोटिस सर्विस करने में, तो आपको टीए बिल क्लेम कर सकते हैं, आपको टूर बिल दिया जाता है, ठीक है? जो गवर्नमेंट का रूल्स है कि एक अभी फूड बिल अभी 1000 हो गया है एक दिन के लिए, 12 घंटा अगर आप बाहर रहोगे तब 1000 मिलेगा, उससे कम रहोगे तो 700 रुपये मिलेगा, 70% मिलेगा। तो ऐसे करके आप टूर बिल क्लेम कर सकते हो, उसका पैसा मिल जाता है, बिल सबमिट करने से उसका पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन के लिए 12-14 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको रीइम्बर्स कर देता है। तो ये इंक्वायरी में जाना पड़ता है, नोटिस सर्विस करने जाना पड़ता है, ये तो मैं बोल दिया। फिर असेसमेंट, हम लोगों को असेसमेंट करना पड़ता है, पूरा उसका डॉक्यूमेंट्स लेके उसके साथ वो डॉक्यूमेंट्स देगा, हम लोग चेक करेंगे और उसके बाद वेरीफाई करके हम लोग असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं। ये जो स्पेशल केसेस होते हैं जो हम लोग जाओ से करते हैं, फेसलेस नहीं करता, उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, वो कुछ केस मार्च एंडिंग में आता है। और फिर 148 केसेस आता है कि 147 सेक्शन में जो असेसमेंट होता है उसका सिलेक्शन के लिए, कि क्यों आपको 147 या 148 में आपका असेसमेंट नहीं होगा, आप शो कॉज करना पड़ता है, ये सब। तो 148 का दबाव रहता है ये ईयर एंडिंग के टाइम, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के टाइम, आपका दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब में।
तो मैं बोल रहा हूँ कि वर्कलोड है। कभी कम कभी ज़्यादा। ईयर एंडिंग के टाइम जब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये लास्ट 3-4 महीने आपका वर्कलोड बढ़ जाता है, क्योंकि 148 केसेस बहुत आते हैं। वर्ल्ड में प्रेशर ज़्यादा है और सर्कल में थोड़ा कम है। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो भी ना भी हो सकता है। तो आपका क्या बोल रहा था? हाँ, तो ये लास्ट 3-4 महीने में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है। 148 केसेस आते हैं। फिर असेसमेंट का केसेस होता है, रिफंड वगैरह एएसआर वगैरह तो चलता ही रहता है। तो इस ये टाइम सारे के सारे काम एक साथ चलते हैं, तो वर्कलोड ज़्यादा रहता है। बाकी थोड़ा आपका अप्रैल से लेके जून जुलाई तक ये 148 नहीं रहता, असेसमेंट वगैरह नहीं रहता, तो थोड़ा हल्का रहता है। बाकी ओवरऑल वर्कलोड ठीक ठाक है जाओ में, ठीक है, वर्कलोड ठीक ठाक है। बाकी सभी मैनेजेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और काम वैरायटी है, अगर आप करोगे सीखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। ऐसा नहीं कि बोरिंग है, सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स को काम होते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, आप इंक्वायरी में जाओगे, लोग आपके पास आएंगे। ऐसे करके आप मिल के आप मिलोगे लोगों से, उनके बारे में पूछोगे, उनके असेसमेंट के बारे में पूछोगे, क्या हुआ क्या इशू है। लोग आते हैं रिफंड के लिए, पैन ट्रांसफ़र के लिए, ये सब करने के लिए आते हैं। तो बहुत कुछ जानने को मिलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये बहुत वैरायटी ऑफ काम होता है, और जाओ में सबसे वैरायटी है। जाओ सबसे कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स नेचर का जॉब है। यहाँ पे असेसमेंट होने के बाद जो भी प्रॉब्लम है, अगर एसएससी कोर्ट में जा रहा है उसका भी आपको देखना पड़ेगा। एसएससी जीत जा रहा है कोर्ट में तो उसको रिफंड देना पड़ेगा। नहीं जीता तो डिमांड रेज करना पड़ेगा, उससे पैसे के लिए, मतलब डिमांड के लिए डिमांड नोटिस भेजना पड़ेगा। सारे के सारे चीज़ यहाँ पे असेसमेंट के बाद जो भी होता है वो जाओ देखता है। ठीक है। फिर ये तो मैंने बता दिया, नोटिस सर्विस एंड इंक्वायरी टू डिफरेंट प्लेसेस। आपको नोटिस सर्विस करने के लिए जाता है, नोटिस सर्वर भी रहता है, ठीक है। लेकिन इंस्पेक्टर को भी जाना पड़ता है। तो इंक्वायरी करने जाना पड़ता है। फिर अगर सर्च में बुलावा आता है तो सर्च में जाना पड़ता है। फिर पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है। 30 लीटर्स पेट्रोल का बिल आप सबमिट करोगे लिख के, ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन से। तो 30 लीटर्स पेट्रोल पर महीने आपको मिलता है, ठीक है। ये फेसलेस वालों को, मतलब असेसमेंट यूनिट वालों को शायद नहीं मिलता, मैक्सिमम यही होना चाहिए। मतलब असेसमेंट यूनिट में आपको बाहर जाना नहीं पड़ता, तो असेसमेंट यूनिट में पेट्रोल अलाउंस नहीं दिया जाता है जनरली। और बाकी सब जगह पे पेट्रोल अलाउंस मिलता है। 30 लीटर्स पेट्रोल का आपको पेमेंट मिलता है, मतलब सब बिल सबमिट करने के बाद आपको मिल जाता है 2-3 महीने में, मतलब हर एक महीने का। फिर लीव, अब लीव तो देखिए, जैसे गवर्नमेंट सर्विस में लीव कोई मतलब राइट तो नहीं है, लेकिन आपका सर से अपना अपना ऑफिसर से अच्छा रिलेशन रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव लेना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको ज़रूरत होता है जनरली ऑफिसर्स दे देते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो, बहुत ही टाइम बरिंग काम हो और आप लीव में जा रहे हो, और कोई सिली रीज़न में या कोई छोटा मोटा रीज़न में, तब आपको वो रोक सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छे लोग हैं, फ्रेंडली लोग हैं, और मिलजुल के सब काम करते हैं। ठीक है, तो लीव का कोई इशू नहीं है, लीव आपको मिल जाएगा अगर इमरजेंसी ना हो तो। मतलब डिपार्टमेंट का इमरजेंसी ना हो तो लीव को कोई मतलब रोकेगा नहीं। बाकी तो काम के लिए ही जाना पड़ता है, तो काम अगर रुक जाए तो लीव कैसे देंगे वो। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन एंड माय रेटिंग, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखिए, जब जो लोग ऑनेस्ट है, जो लोग ऑनेस्टी से काम करना चाहते हैं, और जो कि सिर्फ सैलरी से सेटिस्फाइड है, सैलरी लेना, गवर्नमेंट के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, इतने बड़े डिपार्टमेंट में आने के बाद जो गवर्नमेंट के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। और जो लोग का इंटेंशन खराब है, उन लोगों के लिए शायद डिसअपॉइंटेड है आज के दिन में। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे सेटिस्फाइड, मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पे काम करने के बाद। एकदम फुल सेटिस्फेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं ओवरऑल 8.5 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेटिंग दूंगा, ठीक है, 8.5 आउट ऑफ 10। मैं अपना जॉब एक्सपीरियंस को अभी फिलहाल 1.5 ईयर का, 1.5 साल ही हुआ है। सितंबर में ज्वाइन किया था 2023 में, लगभग 1.5 साल। तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। और जो लोग ऑनेस्ट है, जो लोग अच्छे से काम करना चाहते हैं, जो लोग एक फेस बनना चाहते हैं, अच्छे से काम करके दिखाना चाहते हैं, और ठीक से ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, नॉर्मल लाइफ लीड करना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो बहुत ही बढ़िया जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, और हाँ, रिस्पेक्ट तो बहुत है।
रिस्पेक्ट बहुत है, क्योंकि इंस्पेक्टर ही सब काम करता है। आप जो जहाँ पे भी देखिए, आप इंस्पेक्टर ही ग्राउंड लेवल में काम करते हैं। इंस्पेक्टर रिपोर्ट वगैरह, ऑर्डर वगैरह बना के देता है, ड्राफ्टिंग करके देता है, उसके बाद ऑफिसर उसको देख के साइन करता है। अगर आप अच्छा रिपोर्ट बनाओगे, अच्छा आप ड्राफ्टिंग करोगे ऑर्डर, तो ऑफिसर का काम हल्का हो जाता है, ऑफिसर तब रिलीफ हो जाता है, और ऑफिसर आपको बहुत ही पसंद करने लगता है। मतलब क्योंकि आप एफिशिएंट इंस्पेक्टर हो, आप अगर ऑर्डर वगैरह अच्छे से बना दोगे तो उनको बार बार करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर खराब तरीके से ऑर्डर वगैरह बनाओगे, आपको आता नहीं है, आप काम नहीं कर पाते ठीक से, आपको काम करना आता नहीं है, तो ऑफिसर के ऊपर लोड बढ़ जाता है। फिर तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इंस्पेक्टर के ऊपर हेवीली डिपार्टमेंट ये डिपेंडेंट है, पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इंस्पेक्टर का ही पूरा रोल रहता है, सब कुछ ऑर्डर वगैरह, ड्राफ्टिंग वगैरह, सारे के सारे चीज को मतलब फाइनल करके देने के लिए। उसके बाद तो साइन और सिग्नेचर और स्टैम्प तो ऑफिसर लगाएगा, ऑफिसर वेरीफाई करके उसको ऑफिशियल तरीके से छोड़ेगा, लेकिन सारा का सारा जो ग्राउंड लेवल का काम वो इंस्पेक्टर का ही होता है। तो चलिए, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मेरे चैनल में है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब।